नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्काई एजुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में जो हमारा EORO का जो कोर्स है उसमें जो हम लोग अ, अगली कड़ी है उसमें जो सिलेबस में जो हमारे जितनी भी धाराएं दी गई है और जो अध्याय दिए गए वहाँ से आज हम पहली कक्षा जो हम प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, हमारे जो सिलेबस में जो टोटल जो चीजें दी गई है वो 9 अध्याय दिए गए हैं, ठीक है। और 299 जो धाराएं हैं वो हमें पढ़नी है। पहले बेसिक चीजों पर हम चर्चा कर लेते हैं। जबकि जो ये नगर पालिका एक्ट 2009 है, इसमें टोटल 17 अध्याय है और 344 क्या है, इसमें धाराएं हैं। तो ये ध्यान रहे कि 17 अध्याय हैं और 344 क्या है, धाराएं हैं। ये तो हैं कुल जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 जो हमें पढ़ना है, उनमें से टोटल तो इसमें 17 अध्याय हैं और 344 धाराएं हैं जो हमारी राजस्थान विधानसभा ने बनाया है। जबकि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें से जो हमारा जो सिलेबस जो दिया गया है उस सिलेबस के अंतर्गत क्या है कि इस सिलेबस के अंतर्गत हमारे यहाँ पर 9 अध्याय ही हमारे सिलेबस में दिए गए हैं और 299 इसमें क्या है, धाराएं। तो हमें जो अध्ययन करना है वो 299 धाराओं का और 9 अध्याय का अध्ययन करना। हालांकि एग्जाम में ऐसे पूछे नहीं जाता कि कितने सिलेबस में दिए गए हैं, तो ये जो है हमारे सिलेबस के अनुसार है, ठीक है। अब सिलेबस में कौन कौन से, जैसे मैंने कहा कुल 17 अध्याय हैं, तो अभी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से अध्याय और कौन कौन सी धाराएं ही सिलेबस में दी गई जो हमें पढ़ना। तो पहले हम एक टेबल समझेंगे कि सिलेबस में जो धाराएं दी गई है, जो अध्याय दिए गए वो हमें जो कौन से पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए, पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने अध्याय 1 जो पढ़ा था, उस अध्याय 1 जो सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उसमें जो शब्दावली थी, जो इस एक्ट का नाम क्या है, ये कब लागू हुआ, कुछ बेसिक शब्दों के अर्थ थे वो हमने समझे थे, क्योंकि वो समझना बहुत ही जरूरी था। उसके बिना आगे के अध्याय पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए वो एक ग्राउंड सरफेस आपको बनाने के लिए था कि जिससे आपको इस एक्ट की भाषा शब्दावली आपको समझ में रहे, ताकि आगे के लेसन आपको पढ़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। चलिए, तो EORO का जो हमारा सिलेबस है उसके अनुसार जो अध्याय, कितने अध्याय है, 9 अध्याय दिए गए सिलेबस में। धाराएं कितनी दी गई है, 299 क्या दी गई है, धाराएं दी गई है। तो अब देखिए, एक तो सबसे पहले हम बात करते हैं अध्याय नंबर 2, क्योंकि अध्याय 1 सिलेबस में नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, लेकिन फिर भी हमने पढ़ा है क्योंकि वो इनडायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा। क्योंकि जब इन चीज़ों को आप पढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं उनसे वो जो शब्दावली मूल वो आपको वहाँ पर आनी ही चाहिए, इसलिए वो आपको समझाई गई। तो देखिए, अध्याय जो 2 है उसमें क्या लिखा, नगर पालिकाओं का गठन और शासन। इसके लिए आपको धारा 3 से लेकर 50 तक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि धारा 1 और जो 2 है वो अध्याय नंबर 1 में है। तो जो हमने पिछली क्लास के अंदर हमने वो पढ़ लिया था, हालांकि वो सिलेबस में नहीं है, फिर भी शब्दावली हमने जानी है। और धाराएं जो हैं 3 से लेकर 50 तक अध्याय नंबर 2 में है। अध्याय नंबर जो 3 है उसमें कार्य संचालन एवं वार्ड समिति है। ये धारा 51, 50 के बाद अगली कौन सी हो गई है ना, 51 से लेकर 66 तक। तो एक आपको ध्यान रखना है कि 2, 3, 4, 5, 4 तो रेगुलर ही है, तो रटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, एक सिलेबस में नहीं है। 2, 3, 4 और 5 रेगुलर है, 6 नहीं है। उसके बाद देखिए 7, अब देखिए यहाँ पर 5 हो गया, अब 6 नहीं है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। 4, नगर पालिका की संपत्ति, कौन कौन सी संपत्ति इसमें आएगी, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, है ना। ये 66 के बाद में 67 से लेकर 75 तक धारा का उल्लेख इसमें है। और अध्याय नंबर 5 में कि ये संपत्ति जो होगी वो कैसे होगी, कैसे इनको मिलेगी, तो नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि, यानी नगर पालिका का जो अकाउंट है वो कैसा रहेगा। तो निधि के बारे में हम चर्चा करेंगे, फंड के बारे में। तो उसमें 76, 75 के बाद 76 से लेकर 89 कै तक इसका वर्णन किया गया। तो बहुत ही आसान है, 3 से 50
फिर कौन सा, अध्याय नंबर 2, अध्याय नंबर 3 जो है वो 50 के बाद में 51 से लेकर 66 तक हो गया। फिर अध्याय नंबर 4 जो है वो 66 से लेकर 75 तक हो गया। और अध्याय नंबर जो 5 है 75 के बाद 76 से लेकर 89 में भी आगे क्या लिखा हुआ, क है, 89 क तक इसका क्या है, उल्लेख। तो बहुत आसान है, 2 3 4 5 रेगुलर एक साथ आपको चलना है 4। फिर देखिए 7 नंबर, नगर पालिका का राजस्व रेवेन्यू कैसे मिलता है। अब देखिए यहाँ गैप आ गया, अध्याय नंबर 6 नहीं है तो यहाँ धाराओं में भी क्या आ गया, गैप आ गया। और नगर पालिका जो राजस्व है वो धारा 101 से लेकर 140 तक इसका क्या है, वर्णन है। ठीक है, आगे देखिए। अब 7 के बाद में रेगुलर वापस आपको चलना है, 6 नहीं है, सीधा 7, बीच में एक 7 आ रहा, 2 3 4 5, फिर 11 12 13 14, तो 4 4 कितने हो गए, 8, 9 अध्याय पढ़ने, बीच में एक 7 है, बहुत ही आसान सा है। 2 3 4 5, 11 12 13 14, 4 ये 4 वो, बीच में केवल क्या डालना है, 7 डालना। अब यहाँ से फिर धाराएं रेगुलर में हो गई है ना, जैसे वहां पर रेगुलर में थी, ठीक है ना। अब जैसे अध्याय नंबर 11 क्या है कि नगरीय विकास और नगर योजना, किस प्रकार से योजनाएं बनाई जाती है, एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, केवल अभी तो हेडिंगों के नाम मैं आपको बता रहा हूं। और ये है 159 से लेकर 199 तक नगरीय विकास और नगर योजना। उसके अलावा अध्याय नंबर जो 12 है उसमें नगरपालिका की क्या पावर्स है और अपराध करने के लिए वो किस प्रकार के दंड का प्रावधान कर सकता। तो इसमें धारा जो है 200 से लेकर 297 तक वर्णन है, क्योंकि 159 से 199 ये हो गया, तो 199 के बाद में 200 हो गया, तो उसके बाद में 297, अब 297 के बाद में 298 आ गया। तो रेगुलर चल रहे अध्याय। अध्याय नंबर 13 जो अतिक्रमण लोग करते हैं, अतिक्रमण की जगह यहाँ पर थोड़ा ठीक नहीं है, ये शब्द यहाँ पर अभियोजन है। अभियोजन, जो वाद मुकदमे जो चलते हैं तो नगरपालिका के ऊपर भी वाद होते हैं, केस होते हैं, नगरपालिका स्वयं भी केस करती है, तो वो है 298 से 308 तक, 298 से लेकर 308 तक हो गया। और उसके साथ ही साथ अध्याय नंबर जो 14 है वो इसमें नियमावली नहीं है, इसमें नियंत्रण है, कंट्रोलिंग, नियंत्रण। ठीक है, तो ये आपको विशेष करके ध्यान रखना कि इसमें टोटल 9 अध्याय है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग ठीक नहीं आया, इसमें यहाँ पर ध्यान रखना ये नियंत्रण है, आप अपने नोटबुक में इसको ऐड कर लें। ठीक है, तो ये 2 3 4 5 बीच में 7 हो गया, उसके बाद में 11 12 13 और 14, तो ये आपको धाराएं हैं जो केवल कई बार क्या होता है कि ऊपर हेडिंग से भी ये धाराएं मिलाने के लिए भी आपसे एग्जामिनर अगर पूछ सकता है तो भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम इस टॉपिक को क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। एक केवल इंट्रोडक्शन आपको दिया गया था कि हमारे सिलेबस में 9 अध्याय हैं और 299 जो धाराएं हैं, तो कौन कौन से अध्याय हमें पढ़ने हैं उसकी एक टेबल इंडेक्स आपको बताया गया था ताकि आपको एक जनरल जानकारी रहे। और इस टेबल को भी हालांकि पीपीटी मोड में आपको सब इस ऐप के अंदर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप अपने पेपर पर इन सभी अध्यायों को आपको लिखना है, 2 3 4 5 बीच में 7, फिर 11 12 13 14, इनकी धाराएं सामने लिखनी है और 2-3 बार बिना देखे आपको लिखना, जिससे कई बार कॉमन क्वेश्चन आता है मैचिंग के लिए, तो वो गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अध्याय 2 हम प्रारंभ करते हैं। इस एक्ट का नाम क्या है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। अब राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है उसका अध्याय नंबर जो जिसकी अभी अभी हमने धारा देखी 3 से लेकर 50 तक, तो अध्याय नंबर 2 में हम धारा 3 से लेकर 50 तक का वर्णन डिटेल से एक एक क्लू, इन धाराओं की जो उपधाराएं भी है उनके बारे में भी हम जानेंगे और एक एक शब्दों का सरलीकृत अर्थ आपको समझना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो एक्ट है ये ओरिजिनल एक्ट है, इससे बाहर एग्जामिनर जा नहीं सकता। इसमें ज़्यादा दाएं बाएं भी सवाल नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि जो सीमा रेखा है इससे एक्ट की उससे बाहर भी नहीं जा सकते। तो इनके शब्दों को सरलीकृत जब आप कर लेंगे तब आपको वो चीज़ें बहुत ही आसान से लगेगी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी पहली बार जब इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो एकदम नए शब्द नई जानकारियाँ देखने को मिलती है, तो आप आसानी से इन शब्दों का सरलीकृत समझे, बहुत ही आसान सा एक्ट है। तो देखिए हम प्रारंभ कर रहे हैं अध्याय 2, उसमें धारा आपको पता ही है 3 से लेकर 50 तक, जिसकी हेडिंग अभी हमने देखा नगर पालिकाओं का गठन और शासन। किस प्रकार से नगर पालिकाओं का, नई नगर पालिकाओं का गठन होता है। कोई नगर पालिका में जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये
कोई ए नामक नगर पालिका है और यहाँ पर ये कोई एक स्थानीय क्षेत्र है, कोई मान लीजिए गांव है, अब इसको इसमें ऐड करना है, तो ये एरिया इसके अंदर ऐड करना, तो ये एक नई प्रकार की गठन के अंदर ही इस एरिया का गठन कर दिया किसमें, नगर पालिका में। ये कार्य कौन करेगा, ये राज्य सरकार करेगी। कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। तो कैसे होता है, मान लीजिए ये पूरा का पूरा एक स्थानीय क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए ये ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार ने, किसने बदला है, राज्य सरकार ने इस ग्राम पंचायत को ये बिल्कुल पूरा का पूरा चेंज करके किसमें बदल दिया, नगर पालिका में बदल दिया। तो ये जो चीजें बदल रही है गांव से शहरीकरण, है ना, तो इसको कहा जाता है गठन। क्या कहा जाता है, गठन। तो देखिए नगर पालिकाओं का गठन और शासन, ठीक है ना। तो देख लीजिए इसमें पहली बात की धारा 3 है ना, पहली बात जो धारा 3 से लेकर 50 तक अध्याय नंबर 2 में हमें जो पढ़ना है, उसमें परिसीमन यानी डिलिमिटेशन। परिसीमन का मतलब होता है कि कोई ऐसा एरिया, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ, बहुत आसानी से धीरे धीरे इन चीज़ों को हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक कोई एरिया नगर पालिका का है और ये मान लीजिए ये कोई दूसरी नगर पालिका है। अब मान लीजिए यहाँ का कोई, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आबादी कम है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आबादी क्या है, कम है, ये नगर पालिका ए है, मान लीजिए नगर पालिका बी है। यहाँ पर आबादी क्या है, ज़्यादा है, तो इस नगर पालिका की आबादी इसमें कन्वर्ट कर दी, यानी इतना सा एरिया इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये जो काम होता है इसी को क्या कहा जाता है, परिसीमन कहा जाता है। कि यहाँ से ये एरिया इसमें तब्दील कर दिया, या इस पूरी की पूरी नगर पालिका को ही इसमें क्या कर दिया, इसमें समाहित कर दिया, या इस एक नगर पालिका जो है इसमें जनसंख्या ज़्यादा हो गई तो इसके 2 टुकड़े कर दिए, ए और बी बना दिया। या ये कोई नगर पालिका है, इसमें पास में कोई एरिया है, गांव है, जो संक्रमणकालीन बन रहा है। संक्रमणकालीन का मतलब है कि वो शहरीकरण की तरफ आगे, संक्रमणकालीन जो है ना, जो शहरीकरण की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो उसको नगर पालिका में ऐड कर दे। ये जो सब चीज़ें होती है, कुल मिला के कचूमर बना देना, मतलब तोड़ मरोड़ देना, ये सारा का सारा काम प्यारे विद्यार्थियों केवल कौन करता है, राज्य सरकार। एक तो कॉमन शब्द आपको ध्यान रखना कि ये जितनी भी प्रकार की नगर पालिकाओं में जो चेंजमेंट होगा, ये सारा काम कौन करेगा, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। और वो भी कैसे करेगी, नोटिफिकेशन, अधिसूचना जारी करके करेगी। कौन जारी करेगा, राज्य सरकार करेगी, और वो भी अधिसूचना जारी करके करेगी। तो ये विशेष करके आपको ध्यान रखना है। तो नगर पालिकाओं का जो परिसीमन है, देखिए अब जो धारा 3 है, इस धारा 3 में भी हमें उपधाराएं पढ़नी है। क्या पढ़नी है, उपधाराएं। और कितनी उपधाराएं हैं इसमें, 8। कितनी पढ़नी है, 8। तो धारा 3 में उपधारा, मतलब धारा 3 की जो बातों को वो एक एक उपधारा में डिवाइड करके यहाँ पर इस एक्ट में दिया गया, ताकि एक एक चीज़ें आपको समझ में आए कि उपधारा, धारा 3 की उपधारा 1 क्या कहती है, 2 क्या कहती है, 3 क्या कहती है, 4, ऐसे करके जब आप 8 इन धाराओं को देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से परिसीमन किया जाता है। तो मुझे लगता है कि एक बेसिक जानकारी आपको दी, जिससे आपको ये पता चलना चाहिए परिसीमन का मतलब क्या, कि जगह को इधर से उधर कर देना। ये परिसीमन होता है डिलिमिटेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। अब देखिए उपधारा 1, राज्य सरकार, अभी मैं बता ही रहा था आपको, राज्य सरकार जो है वो राजपत्र में, जो सरकार का गजट नोटिफिकेशन होता, रजिस्टर होता, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना, अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन द्वारा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत दिन से, यानी जो राज्य सरकार है वो गजट में, उनके रजिस्टर में एक नोटिफिकेशन, अधिसूचना जारी करके नियत दिन से, जिस तिथि से जारी करेगा उसमें लिखा हुआ रहेगा कि आज दिनांक से प्रभावी, वो वहीं से ही वो एरिया परिसीमन के हिसाब से नगर पालिका में काउंट माना जाएगा। अगर किसी गांव को नगर पालिका बनाया जा रहा तो जिस दिन अधिसूचना जारी होगी उस नियत दिन से ही वो एरिया नगर पालिका का माना जाएगा। मान लीजिए कोई गांव है, जैसे देख लीजिए ये गांव है, अब इसको इसमें ऐड किया तो कब से माना जाएगा कि जिस दिन राज्य सरकार अधिसूचना जारी करेगी उस नियत दिन से ही वो एरिया, ये गांव है, इस नगर पालिका का हिस्सा माना जाएगा। अब देखिए जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया कि कोई स्थानीय क्षेत्र है वाई
और नगर पालिका ए में बना देवे। जैसे मैं आपको अब इसके सामने ही देखिए कैलकुलेशन निकाल के बताता हूं आपको कि जैसे ये स्थानीय क्षेत्र है, इसका नाम क्या है, वाई है। कोई भी ऐसा एक क्षेत्र है जो नगर पालिका नहीं है, कोई क्षेत्र है जो ग्रामीण एरिया में आता है, पंचायती राज में आता है, नगर पालिका ए में बना देवे। अब देखिए यह है क्या है, नगर पालिका, ये नगर पालिका है, इसका नाम है ए। तो इस स्थानीय क्षेत्र को पूरे की पूरे को नगर पालिका में चेंज कर दिया, यानी ये अब पूरी की पूरी क्या हो गई, नगर पालिका हो गई। यानी मैं ये कह सकता हूँ बीच में जो ये हिस्सा था ये अब यहाँ से गायब हो गया। बीच का जो हिस्सा है यहाँ पर, ये देखिए थोड़ा सा मैं इसको साफ करके वापस बना देता हूं जिससे आपको ये आसानी रहेगी। ये देखिए अब ये वाई था, ये नगर पालिका, अब ये पूरी की पूरी क्या बन गई, नगर पालिका ए बन गई। तो यानी उपधारा 1 में क्या कि कोई भी स्थानीय क्षेत्र है जो नगर पालिका ए में बना देवे, यानी ये वाई जो है अब किस में आ गया है, ए में आ गया। ये एग्जाम्पल है वाई ए जो है ना, कि आपको समझाने की स्थानीय क्षेत्र है कोई भी ग्रामीण एरिया, उसको ए में तब्दील कर दिया, ठीक है ना। आगे क्या, स्थानीय क्षेत्र वाई नगर पालिका ए में सम्मिलित कर दे, है ना। अब देखिए एक जो है कि पूरा का, जैसे मान लीजिए देखिए दो चीजें हैं, मैं इसको थोड़ा सा वापस इन दोनों को एक साथ समझा देता हूं ताकि इन दोनों का अंतर आपको समझ में आ जाए। इसमें दो चीजें लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताई थी, यहां ऊपर इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि नगर पालिका ए में सम्मिलित कर देवे। अब जैसे ये है नगर पालिका, अब ये छोटा सा कोई एरिया है, मान लीजिए इसको हम कह सकते हैं स्थानीय क्षेत्र वाई, ठीक है ना। ये हो गया स्थानीय क्षेत्र वाई, यानी ये कोई ग्रामीण इलाका है, इसको ये है नगर पालिका है, इसमें क्या कर दिया, सम्मिलित कर दिया। नगर पालिका ए में सम्मिलित कर दे, यानी इसको किस में डाल दिया, नगर पालिका में डाल दिया। तो ये ध्यान रहे कोई एक नगर पालिका है, उसके पास में मान लीजिए कोई छोटा सा कोई गांव है और उस नगर पालिका शहर के बिल्कुल टच में है और वहां पर थोड़ा बहुत शहरीकरण हो रहा, तो उस गांव को उस नगर पालिका के अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया कि आज से ये नगर पालिका का दायरा यहां तक नहीं यहां तक होगा। अब इसमें 2 गांव आ रहे, एक गांव आ रहे, ये सब किस में काउंट हो जाएंगे, अब नगर पालिका में क्या हो जाएंगे, काउंट हो जाएंगे। नगर पालिका ए में बना देवे, यानी ये स्थानीय क्षेत्र है, ये देखो ये स्थानीय क्षेत्र है वाई, और इसको पूरे को क्या बना दिया आपने, नगर पालिका। यानी एक पूरा गांव है, मान लीजिए इसको हम कह सकते हैं या तो गांव है, या मान लीजिए इसके साथ साथ एक बड़ा कर देते हैं, मान लीजिए ये एक कोई उदाहरण के तौर पर ये कोई ग्राम पंचायत है। इस पूरे के पूरे को ही इन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया और बोल दिया कि साहब ये अब गांव नहीं है, ग्राम पंचायत नहीं है, ये क्या है, नगर पालिका है, इसका नाम होगा ए। तो पूरे गांव को ही, मतलब जो टच में नहीं, अलग से सेपरेट पूरा ग्राम पंचायत, उस एरिया को बोल दिया कि साहब आज से ये ग्राम पंचायत ना होकर क्या होगी, नगर पालिका होगी। तो ग्राम पंचायत से कुछ गांवों को मिलाकर वहां पर एक नगर पालिका बना दी। तो ये धारा 3 की उपधारा 1 के तहत 2 काम होंगे। किसी नगर पालिका के पास में कोई क्षेत्र है छोटा सा ग्रामीण, उसमें ऐड करके उसको नगर पालिका में जुड़वा दिया, या कोई ग्राम पंचायत है या कोई बड़ा गांव है, उसको पूरे ग्रामीण एरिया से बदलकर ही उसको किस में डाल दिया, शहरीकरण में डाल दिया, यानी नगर पालिका, यानी उसको ग्राम पंचायत से हटाकर नगर पालिका उसको बना दिया। तो ये काम होता है, और ये कब कैसे होता है, कौन करता, अभी अभी हमने बात करी, राज्य सरकार। और क्या जारी करेगी, अधिसूचना, अधिसूचना की नियत तिथि से। अब देखो अब देखिए जैसे ही ये नियत दिन से घोषणा हो गई, ठीक है ना, कोई ग्राम पंचायत है, और जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हो गया, ये देखिए नोटिफिकेशन जारी हो, जैसो अपॉइंटेड डेट, जो डे होगा जिस दिन ये नियत दिन होगा। अब जैसे ग्राम पंचायत थी, जैसे देखो ये ग्राम पंचायत थी, अब इसको आपने क्या बना दिया, नगर पालिका। तो नियत तिथि से या नियत दिन से 6 महीने के भीतर कितने महीने में, अधिकतम कितने महीने, 6 महीने में वहां पर क्या होना चाहिए, नगर पालिका का चुनाव होना चाहिए, यानी निर्वाचन होना चाहिए। अब जैसे ग्राम पंचायत ही गांव था, उसको आपने नगर पालिका तो बना दिया, तो नगर पालिका के जो मेंबर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वो कैसे बनेंगे, तो 6 महीने के भीतर उसका चुनाव होना चाहिए। 6 महीने की तिथि कहां से काउंट होगी, जिस दिन अधिसूचना जारी हुई है राज्य सरकार के नोटिफिकेशन में,
वहां से फिर 6 महीने की तारीख क्या होगी, काउंट मानी जाएगी। ये ध्यान दें। अब आप मुझसे एक सवाल कर सकते हैं, आगे हम इस पर चर्चा भी कर लेते हैं कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल कि ये जैसे उदाहरण के तौर पर कि ये ग्राम पंचायत है, ठीक है ना, ये क्या है, ग्राम पंचायत है। अब इसको आपने क्या बना दिया, नगर पालिका। तो 6 महीने तक फिर यहां पर कौन शासन करेगा, तो इस ग्राम पंचायत का जो सरपंच है ना, वो क्या बन जाएगा, नगर पालिका का अध्यक्ष बन जाएगा। इस ग्राम पंचायत का जो उप सरपंच है वो क्या बन जाएगा, इस नगर पालिका का उपाध्यक्ष बन जाएगा। और इस ग्राम पंचायत के जो वार्ड पंच है वो इसमें क्या बन जाएंगे, आपके सदस्य बन जाएंगे। और 6 महीने में चुनाव होगा तो इनका कार्यकाल खत्म और नए जो चुनकर आएंगे वो वहां पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य बन जाएंगे। तो हमने धारा 3 की उपधारा 1 को पढ़ा, उसमें 2 बातें हमने पढ़ी कि कोई स्थानीय क्षेत्र जिसको नगर पालिका में सम्मिलित कर दिया, कोई ऐसा स्थानीय क्षेत्र जो बिल्कुल ग्रामीण इलाका था उसको पूरे को इन्होंने, यहां तो केवल कुछ हिस्सा डाला है, पूरी ग्राम पंचायत ने, ग्राम पंचायत का एक छोटा सा गांव मान लीजिए इसमें ऐड कर दिया, या पूरा बड़ा गांव है या पूरा ग्राम पंचायत है उसको ही पूरा नगर पालिका में तब्दील कर दिया कि आज से ये ग्राम पंचायत ना होकर नगर पालिका कहलाएगी। वहां के सरपंच वगैरह का कार्यकाल खत्म कर दिया और उनको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य बना दिया। परंतु ध्यान रहे कि जो नई नगर पालिका बनी है उसका 6 महीने में नियत तिथि से, जिस दिन अधिसूचना जारी होगी वहां से 6 महीने में उसका चुनाव होना क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें कुछ चीजें, जैसे हमने इस धारा 3 के उपधारा 1 है उसका हमने 4 सेक्शन इसके पढ़ेंगे, इसको 4 टाइप में हमने इसको बांटा, क ख गढ़ है, ताकि थोड़ा सा आपको समझने में क्या आसानी। अभी उपधारा 1 की चल रही है, अभी धारा क्या चल रही है, उपधारा 1 की चल रही है। उपधारा 1 में हमने एक स्टेप समझा, के बनाकर हमने समझा, इसका अगला स्टेप समझ लेते हैं। अभी उपधारा 1 की चल रही है, दूसरा क्या, इसी में उपधारा 1 में ये कौन सी है, उपधारा 1 ही है, ठीक है ना। इसमें दूसरी बात हम समझते हैं कि जैसे कोई स्थानीय क्षेत्र वाई है, जैसे ये ले जी, हर चीज को प्रैक्टिकल समझना, ये स्थानीय क्षेत्र क्या है, वाई है, को नगर पालिका ए से बाहर, यानी आप यूं समझिए कि ये पूरी की पूरी एक नगर पालिका है, ये ए, ये यहां तक नगर पालिका मान लो, ये यहां तक पूरी क्या है, नगर पालिका। अब देखिए इस नगर पालिका में से ये वाला जो क्षेत्र है इससे बाहर कर दिया। अभी आप थोड़ी देर पहले क्या पढ़ रहे थे कि किसी क्षेत्र को उसमें शामिल कर दिया, पर मान लीजिए कोई नगर पालिका है, बड़ी है और उसका कुछ एरिया, जनसंख्या ज्यादा हो रही है, उसको बाहर कर दिया उससे, यानी इस नगर पालिका का आज से ये गांव हिस्सा नहीं रहेगा, इसको वापस ग्राम पंचायत बनाएंगे या किसी दूसरी नगर पालिका में ऐड करेंगे। कुल मिला के ये नगर पालिका है ए, ठीक है ना। वापस समझ लेते हैं, इसका ये कुछ हिस्सा जो है ये अपवर्जित कर दिया, यानी बाहर कर दिया कि आज से ये इस नगर पालिका के अंतर्गत नहीं आएगा, तो हिस्सा डालना और हिस्सा बाहर निकालना। तो इस हिस्से को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो देखिए नगर पालिका ए से क्या कर दिया, अपवर्जित कर दिया, यानी बाहर कर दिया। यानी अब जैसे यहां तक मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 5 सदस्य थे, ये जो एरिया जिसको बाहर किया है, मान लीजिए कि इतना सा एरिया, जैसे मैंने कहा ना इतना सा एरिया बाहर किया, अब यहाँ पर मान लीजिए सदस्य कितने हैं, 5 सदस्य हैं, है ना। तो ये 500 सदस्यों का कार्यकाल भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो देखिए सदस्य हटाए जाएंगे, जितना एरिया यहाँ से बाहर कर दिया है उस एरिया में जितने मेंबर आ रहे हैं उसमें जो सदस्य चुनकर आए हैं उनका भी टेन्योर यानी रिमूव्ड हो जाएगा, आपका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ये सब उपधारा 1 में ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए पहले हमने पढ़ा उपधारा 1 में कोई हिस्सा मिलाया जाना, और फिर उपधारा 1 में हम पढ़ रहे हैं कोई हिस्सा बाहर किया जाना। जब मिलाया गया तो वहां पर 6 महीने में चुनाव होना अनिवार्य है, बाहर कर दिया तो सदस्यों का कार्यकाल क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है ना। अब उपधारा 1 में ही हम एक तीसरा स्टेप इसके अंदर पढ़ते हैं कि नगर पालिका ए का कुछ क्षेत्र, ठीक है ना, नगर पालिका बी में अगर सम्मिलित कर दिया जाए और नगर पालिका ए को नगर पालिका बी में सम्मिलित कर दिया जाए, नगर पालिका ए का कुछ क्षेत्र नगर पालिका बी में, एक नगर पालिका ए को नगर पालिका बी में सम्मिलित कर दिया जाए, तो नगर पालिका ए के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य अब नगर पालिका बी के सदस्य होंगे। बहुत ध्यान से सुनना,
एक ये पहले तो हमने कुछ कुछ हिस्सा, छोटा छोटा हिस्सा जोड़ा था और बाहर निकाला, इसी चीज को हम पढ़ रहे हैं वापस, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर देखते हैं हम, इसी चीज को हम यहां देखते हैं कि जैसे ये है नगर पालिका ए, ठीक है, और यह है नगर पालिका बी, ठीक है ना। दो नगर पालिका है, क्या लिखा हुआ है, नगर पालिका ए का कुछ क्षेत्र, ये देखिए नगर पालिका ए है, ठीक है ना। अब इस नगर पालिका ए, इसके पास में थोड़ा सा टच करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। नगर पालिका ए का कुछ क्षेत्र बी में, यानी ये नगर पालिका है, ग्रामीण नहीं है नगर पालिका, इसका ये जो एरिया है इसको यहां तक जोड़ दिया कि जी साहब ये आज से ये एरिया नगर पालिका ए में नहीं आएगा, किस में आएगा, नगर पालिका बी में आएगा, यानी कुछ एरिया। दूसरा देखो क्या लिखा है कि नगर पालिका जो ए है इसको पूरे के पूरे को तब्दील कर दिया किसमें, नगर पालिका बी में, यानी आज से नगर पालिका ए रहेगी नहीं, वो की पूरी नगर पालिका को किसमें इंक्लूडिंग कर दिया, नगर पालिका बी में। अर्थात ए और बी नामक दो नगर पालिका थी, ये ए है ये बी है। ए को बोला कि आज से आप नगर पालिका नहीं हो, आप किसमें शामिल हो गए, बी में। अब ए की नगर पालिका रहेगी, वो कौन सी रहेगी, बी रहेगी। चीजें समझ में आएगी। पहले हम ग्रामीण एरिया की स्थानीय क्षेत्र की बात कर रहे थे, अब हम दो नगर पालिकाओं की बात कर रहे हैं कि दो नगर पालिकाओं का एरिया पास पास में, तो एक नगर पालिका का एरिया का मान लीजिए 15-20 किलोमीटर का एरिया उठाकर बी में डाल दिया, या मान लीजिए एक नगर पालिका को उठाकर पूरा ही बी में क्या कर दिया, सम्मिलित कर दिया। तो क्या लिखा हुआ यहां पर, अब देखिए ये जब होता है, अब देखिए उदाहरण के तौर पर कि जैसे ए नामक नगर पालिका का भी एक अध्यक्ष था, ठीक है, ए नामक नगरपालिका का भी एक क्या था, उपाध्यक्ष था, और ए नामक नगरपालिका के भी क्या थे बताओ, सदस्य थे, ठीक है ना। तो ए के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य, अब देखिए ए को आपने पूरा का पूरा किस में तब्दील कर दिया, बी में तब्दील कर दिया, तो ए के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य कहाँ जाएंगे, क्योंकि बी में भी तो अध्यक्ष है, बी में भी तो उपाध्यक्ष है, और बी में भी तो सदस्य हैं, तो आपके पास तो दो लोग हो गए। अब शासन कौन करेगा, ए के लोग करेंगे या बी के लोग करेंगे। तब यहां पर क्या नियम लिखा हुआ कि ए के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य सब मिलकर क्या कहलाएंगे, केवल सदस्य ही कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सदस्य। तो फिर इस की अध्यक्षता कौन करेगा, बी का अध्यक्ष करेगा, बी का उपाध्यक्ष करेगा। तो बी का अध्यक्ष यथावत रहेगा, बी का उपाध्यक्ष यथावत रहेगा, बी के सदस्य यथावत रहेंगे। तो फिर ए के क्या होंगे, ए का अध्यक्ष सदस्य बन जाएगा, ए का उपाध्यक्ष सदस्य बन जाएगा, और ए के सदस्य भी क्या कहलाएंगे, सदस्य ही कहलाएंगे। कुल मिला के ए में जो शासन करने वाले लोग हैं वो सब मेंबर ही कहलाएंगे जब बी में चले जाएंगे, और बी में अध्यक्ष उपाध्यक्ष यथावत रहेंगे, ठीक है ना। और ये देखिए कि इसमें विशेष कर नगर पालिका ए में से कोई भी नवगठित नगर पालिका, अच्छा देखिए यहां तक तो समझ में आ गया आपको कि नगर पालिका ए के अध्यक्ष, देखिए लिखा हुआ अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य। अब नगर पालिका बी के क्या कहलाएंगे बताओ, सदस्य कहलाएंगे। देखो बी के क्या होंगे, सदस्य होंगे। तो ये पूरी एक कैलकुलेशन है, कचूमर है इस नगर पालिका, पहले स्थानीय क्षेत्र फिर दो नगर पालिकाओं के टकराव, ताकि ये जोड़ना घटाना आपको आना चाहिए, जिससे प्रैक्टिकली आपको समझ में आए कि ये एक्ट कहना क्या चाहता है, ठीक है। आगे देखिए नगर पालिका ए में से एक नवगठित नगर पालिका सी। अब जैसे मान लीजिए ये कोई नगर पालिका है, ये ए है ना, और अब ये तो हमने दो को जोड़ा है, इस ऊपर वाले स्टेप में तो हमने दो को क्या करा है, जोड़ा है। अब कह रहे हैं कि साहब इसमें से नगरपालिका निकाल दी, ये देखो सी नामक नगरपालिका बना दी, अलग ही बना दी, जरूरी थोड़ी जोड़ेंगे। ये देखिए ये वापस देख लेते हैं, ये कोई नगरपालिका ए है ना। अब ये लाइन क्या कह रही है कि साहब इसमें से मिलाकर आपने एक नगरपालिका नई, ये इसकी संख्या बड़ी होगी तो इससे एक नई नगरपालिका बना दी, कौन सी बना दी, सी। यानी एक नगरपालिका थी उससे आपने एक दूसरी और पहले दो को एक कर दिया, अब एक से क्या कर रहे हैं, दो कर रहे हैं, तो सी बना देवे। तो नगरपालिका सी तब तक बनी रहेगी जब तक नगरपालिका ए बनी रहती है। अब देखिए आप उससे एक बात करेंगे, सर फिर यहां पर अध्यक्ष कहां से आएगा, सर यहां पर उपाध्यक्ष कहां से आएगा, और सर यहां पर सदस्य कहां से आएंगे। अब देखिए ध्यान से सुनिए, यहां तक जैसे जो सदस्य थे, मान लो यहां तक 25-20 सदस्य थे, कितने थे, 20 सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर कि ये 20 सदस्य थे यहां तक, तो इस एरिया को बोल दिया कि आज से आप नगर पालिका सी हो। तो ये 20 अपने में से एक अध्यक्ष चुन लेंगे, एक उपाध्यक्ष चुन लेंगे, बाकी 18 क्या रह जाएंगे, सदस्य रह जाएंगे। पहली बात तो ये हो गई।
अब दूसरी बात कि इनका टेन्योर कितना होगा, क्योंकि ये तो जैसे मान लो नगर पालिका ए का गठन 2021 में हुआ, तो कार्यकाल 1 अप्रैल 2021 में हुआ, ठीक है ना। तो इसका कार्यकाल जो खत्म होगा तो 2025 में होगा, ठीक है ना, 31 मार्च को। तो अब कहने का मतलब है कि अब 4 साल कंप्लीट हो गए और केवल लास्ट में कितना वर्ष बचा है, 1 साल बचा है इस एक के कार्यकाल को। 21 में गठित हुई, 25 तक चलेगी। अब इसके गठन तक जैसे इसमें 4 साल कंप्लीट हो गया ए का, और ए का 5वां साल चल रहा था, तब ए में से निकालकर आपने क्या बना दी, सी बना दी। अब ये सी जो नगरपालिका, इसका 5 साल कार्यकाल रहेगा, 1 साल कार्यकाल रहेगा, इसका अब एक ही रहेगा। जो ए का शेष कार्यकाल है वही किसका रहेगा, सी का रहेगा। यानी अब इस ए का 4 साल कंप्लीट हो गया, 1 साल बाद में चुनाव होगा, तो इस सी का भी 1 साल बाद ही क्या होगा, चुनाव होगा। तो बहुत ही आसान सा है कि ए में से नवगठित नगरपालिका सी बना देवे, तो इस नवगठित सी तब तक बनी रहेगी जब तक नगरपालिका ए। तो नगरपालिका ए का 1 साल कार्यकाल बचा हुआ है, तो सी का भी कितना बचा हुआ है, 1 वर्ष ही क्या बचा हुआ है, कार्यकाल बचा हुआ है, ठीक है। चलिए, और इस उपधारा 1 को हम जब पढ़ रहे हैं, जो धारा 3 जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें ही देखिए, इसमें चौथा स्टेप क्या कहता है कि नगरपालिका ए नगरपालिका क्षेत्र को, यानी ये मान लीजिए हम शुरू से हम पढ़ रहे हैं, हम नगरपालिका को ए मान के चल रहे हैं, किसी शहर का नाम नहीं ले रहे, हमने बोल दिया कि नगरपालिका है। अब तक तो हमने ये देखा कि कोई स्थानीय क्षेत्र जोड़ दिया, कोई फिर स्थानीय क्षेत्र घटा दिया, फिर 2 नगरपालिकाओं को जोड़ दिया, या एक नगरपालिका का कुछ हिस्सा दूसरी नगरपालिका में ऐड किया, या एक नगरपालिका में से कुछ हिस्सा उससे बाहर करके नई नगरपालिका का गठन कर दिया। लेकिन अगला स्टेप बड़ा विचित्र है कि ये ए नाम की कोई नगरपालिका है, बोल दिया साहब आपके पूरे के पूरे नगरपालिका को क्या किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा, आपका टेन्योर समाप्त। तो जैसे नगरपालिका को बोल दिया आज से आप नगरपालिका, हालांकि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन रूल्स रेगुलेशन बना हुआ, सरकार ने कह दिया कि नाम इसको हम तो क्या बनाएंगे साहब, ग्राम पंचायत बनाएंगे, ये लो साहब इसको ग्रामीण एरिया डेवलप कर वापस करेंगे, तो उसी दिन नगरपालिका विघटित कर दी जाएगी। जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य उनका टेन्योर वहीं क्या हो जाएगा, समाप्त। चाहे भले उनको चुनाव हुए 6 महीने हुए, चाहे भले 1 साल ही हुआ, लेकिन उसी दिन उनका टेन्योर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी वो नगरपालिका उसी दिन विघटित कर दी जाएगी, वो उसी दिन क्या कर दी जाएगी, विघटित कर दी जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो धारा देखिए, हम शुरुआत से वापस देख लेते हैं कि जो हमने धारा 3 जो प्रारंभ करी थी अध्याय 2 की, उसके हमने पहला स्टेप पढ़ा है। इसकी टोटल 8 उपधाराएं हमें अध्ययन करनी, उसमें उपधारा 1 को हमने पढ़ा जिसमें नगरपालिका बना रहे हैं और जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका अगला स्टेप हम लोग देखते हैं, उपधारा 2 है ना। जो धारा 3 है उसकी हम क्या पढ़ रहे हैं, उपधारा 2 पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में जब हमने अध्याय 1 पढ़ा था, मैंने कहा ना कि अध्याय 1 बहुत काम आएगा आगे। देखिए ये काम आ रहा है, क्योंकि हमने ये भी समझा था कि जो राज्यपाल है उन्होंने 11 सितंबर 2009 को उसको अनुमति दे दी इस नगरपालिका अधिनियम 2009 को। 15 सितंबर माफ कीजिएगा, 15/9 है ना, 15 सितंबर 2009 को इसको राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया। इसकी अधिसूचना नोटिफिकेशन, वहीं से उसी दिन से ये एक्ट क्या हो गया, लागू हो गया। तो 11 सितंबर के बाद 15 सितंबर को ये प्रभावी हो गया। तो देखिए इस राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 प्रवर्त यानी लागू, प्रवर्त शब्द का मतलब क्या है, लागू, लागू होने की तिथि से, तिथि कौन सी है, देखिए ये रही 15 सितंबर 2009 है ना। तो देखिए से पुरानी स्थापित अथवा नवीन स्थापित नगर पालिकाएं इस तिथि से, जो पहले पुरानी थी, पुरानी की कौन से एक्ट के तहत थी, 1959 नगर पालिका का, इससे पहले कानून बना हुआ था 1959 का। और नई नगर पालिकाएं किसके तहत बन रही है, 2009। तो 2 ईयर ध्यान रखने हैं। राजस्थान में नगर पालिकाओं के 2 कानून है। 2009 का ये कानून बना, उससे पहले 1959 में बना हुआ था, और अब ये कब बना है, 2009 में। तो पुरानी स्थापित थी 1959 की, और उसके बाद में जो एक्ट बन गया ये, उससे पहले की जो नई जो स्थापित जो नगर पालिकाएं हैं
वो कलेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा प्राधिकार, कोई भी अथॉरिटी ऑफिसर, यानी मैं कलेक्टर हूं, मैंने आप एसडीएम हो, मैंने आपको प्राधिकृत कर दिया, मेरी तरफ से अथॉरिटी दे दी कि आपके पास पावर है, आप ये काम करिएगा। प्राधिकार अधिकारी से रेटिफिकेशन, अप्रूवल, अनुमोदन प्राप्त करके स्वयं के खर्चे पर नगर पालिका सीमा चिन्ह, बस ये मेन इस उपधारा की बात है, सीमा चिन्ह परिनिर्मित, स्थापित, सेटअप और अनुरक्षित यानी मेंटेन कर सकेगी। अब देखिए, जैसे आप यूँ समझिए कि उदाहरण के तौर पर कि ये एक नगर पालिका है, ठीक है ना, ये एक क्या है, नगर पालिका। अब नगर पालिका को सीमा चिन्ह करने की पावर, कि आप अपनी सीमा यहां तक रहेगी, ये पावर कौन देगी, राज्य सरकार देगी। ये बड़े महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पर, पावर कौन देगी, राज्य सरकार देगी, ठीक है। अब इस नगर पालिका में ये नगर पालिका यहां तक रहेगी। जैसे मैं आपको एक चित्र बनाकर समझाता हूं कि ये यहाँ पर इसके चिन्ह की यहाँ पर ये सीमा लगी, ये एरिया नगर पालिका क्षेत्र का है, यहाँ पर कोई सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण नहीं कर सकता, ये संपत्ति नगर पालिका की है। ये सीमा चिन्ह निर्धारित करी, कौन कर रही है, स्वयं नगर पालिका करेगी। इसको स्वयं को शक्ति कौन देती है, राज्य सरकार देती है। कौन देती है, राज्य सरकार देती है। लेकिन राज्य सरकार ने शक्ति देने के बाद तुरंत कभी भी स्वयं नगर पालिका अपनी सीमा डिसाइड नहीं कर सकती, स्वयं करेगी तो स्वयं ही, लेकिन उसको अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा, कलेक्टर से लेना पड़ेगा। तो कितना गजब का सवाल है कि कोई नगर पालिका जब अपना सीमा चिन्ह निहित करती है कि मेरी सीमा यहां तक है, तो उसके लिए वो अनुमति, अप्रूवल किससे लेगी, राज्य सरकार से या कलेक्टर से, कलेक्टर से अप्रूवल लेगी। लेकिन उस सीमा चिन्ह करने की उसको शक्ति किसने दी, राज्य सरकार ने दी। तो ये ध्यान रहे कि राज्य सरकार से शक्ति मिलने के बाद वो कलेक्टर से अनुमोदन करने के बाद ही, क्योंकि अब आप पूछेंगे सर कलेक्टर से अनुमोदन क्यों, क्योंकि देखिए कलेक्टर रेवेन्यू के काम देखते हैं जिले लेवल पर, तो कलेक्टर संबंधित एरिया जो उसके पास जहां तहसील पड़ती है, तो उस तहसीलदार को वहां पर भेजेंगे कि आप वहां राजस्व जमीनों के खसरे को आप देखिए। कोई ऐसा नहीं कि कोई छोटा सा एरिया, छोटा सा गांव नगर पालिका क्षेत्र में कहीं ज़्यादा चला जाए, आगे जाकर लोगों को खातेदारी में कहीं प्रॉब्लम नहीं आए, तो वहाँ के पटवारी है, वहाँ के तहसीलदार है, वो सब मौके पर अधिकारी जाएंगे, वो खड़े रहेंगे ताकि रेवेन्यू के खसरे में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। तो इसीलिए कलेक्टर ये प्राधिकृत अधिकारी है ना, कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, यानी कलेक्टर ने तहसीलदार को है ना और एक दो अधिकारियों को वहाँ पर भेज दिया कि आप जाइए, पूरी मौके पर टीम लेकर जाइए, और वहाँ पर जो सीमा चिन्ह बनाया जा रहा कि फलानी नगर पालिका का ये एरिया यहाँ तक रहेगा, तो वहाँ तक फिर उसके बाद में फलानी दूसरी नगर पालिका का एरिया, कहीं ऐसा विवाद नहीं हो जाए कि ये नगर पालिका यहाँ तक आ रही है तो फिर दूसरी नगर पालिका बोली नहीं भाई साहब मेरा एरिया तो यहाँ तक है, तो दोनों में टकराव हो। तो वहाँ पर तहसीलदार खड़े रहते हैं, वहाँ एक एक एरिया का नाप चोप करके और सीमा चिन्ह क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे। तो कलेक्टर उनको भेजते हैं ताकि किसी प्रकार का आगे विवाद ना हो। तो बहुत ही आसान सी बात है। उपधारा 2 में क्या लिखा हुआ, देखिए ये आपसे इतना नहीं पूछेंगे, उपधारा थोड़ा ध्यान रखना आपको, लेकिन ये मेन कॉन्सेप्ट है ना वो यहीं से निकल कर आएंगे, ठीक है। तो सीमा चिन्ह निर्धारित कौन करेगी, स्वयं नगर पालिका करेगी। शक्ति कौन देगा, राज्य सरकार देगा। अनुमोदन किससे मिलेगा, कलेक्टर से मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए, अब इसमें ही हम अगली देखते हैं उपधारा 3 है ना। देखिए नगर पालिका ए जब स्थानिक क्षेत्र, जैसे ये कोई नगर पालिका है, ये ए है, स्थानिक क्षेत्र वाई में बदल जाएं, जब कोई नगर पालिका क्षेत्र में बदल जाता तो निम्नलिखित चीजें राज्य सरकार के पास चली जाती है। अब ये कोई एरिया है, नगर पालिका ए जब स्थानिक क्षेत्र वाई में बदल जाए, जैसे ये नगर पालिका है ये ए, और अब इसको नगर पालिका से किस में बदल दिया, किसी स्थानीय क्षेत्र में बदल दिया, यानी अब ये नगर पालिका नहीं है। मान लीजिए इसको हमने नाम दे दिया, इस स्थानीय क्षेत्र का नाम दे दिया वाई। तो इस नगर पालिका के पास जो पावर थी, जो संपत्ति थी, जो जिम्मेदारियां थी, वो अब किसके पास जाएगी, वो किसके पास जाएगी, जो बचा हुआ जो भी उसके पास खजाना है, नगर पालिका का अपना बजट है, अब आपने नगर पालिका ही समाप्त कर दी। अभी हम पिछली स्लाइड में हम पढ़ रहे थे कि नगर पालिका समाप्त करके बिल्कुल तो नगर पालिका तो विघटित हो गई। अब जब विघटित होगी तो उसके पास जो जितने भी गाड़ियां हैं, वाहन है, फर्नीचर है, उसके पास जितना भी खजाना है वो किधर जाएगा, वो किसके पास जाएगा। ये वहां पर उपधारा 3 बताती है कि आपने किसी नगर पालिका को खत्म तो कर दिया, राज्य सरकार ने उसको समाप्त तो कर दिया, पावर है उनके पास, हालांकि ऐसा आज तक हुआ नहीं है लेकिन पावर है उनके पास।
अब उसको स्थानीय क्षेत्र बना दिया आपने, ग्राम पंचायत बना दिया, या आपने कुछ उसको प्राधिकरण बना दिया, या कोई बाद में राज्यपाल से कहकर उसको औद्योगिक क्षेत्र घोषित करवा दिया, तो अब आप वो तो नहीं, लेकिन अब वो उसके पास जो जो संपत्ति थी उसका क्या होगा। तो देखिए उसके चार स्टेप हमें पढ़ने हैं कि जब कोई नगर पालिका क्षेत्र बदल जाता है, ये था तो पहले नगर पालिका ए, अब उसको बदल दिया किसमें, स्थानीय क्षेत्र वाई में बदल जाता, तो निम्नलिखित चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट राज्य सरकार के पास, बहुत ही आसान सा कि किसी नगर पालिका क्षेत्र को अगर समाप्त कर दिया तो उस नगर पालिका के पास जो भी चीजें थी वो किसके पास चली जाएगी, राज्यपाल, राज्य सरकार, कलेक्टर। तो उत्तर क्या हो जाएगा, राज्य सरकार के पास चली जाएगी। अब देखिए कौन कौन सी, नगर पालिका निधि यानी जो उसका अकाउंट है उसका अतिशेष है ना, सरप्लस जो मनी है जो उसके पास पैसा जो पड़ा है, सरप्लस मनी जो उसके पास प्लस में जो पैसा पड़ा है, यानी नगर पालिका के खजाने में जो भी बचा हुआ पैसा है वह अब किसके पास जाएगा, राज्य। मान लीजिए इस नगर पालिका के पास मान लीजिए 100 करोड़ रुपया पड़ा है, 100 करोड़ रुपए फंड उसके पास पड़ा। अब आज से आपने नगर पालिका को तो समाप्त कर दिया, तो अब इस 100 करोड़ रुपए किधर जाएंगे, किसके पास जाएंगे, राज्य सरकार के पास चले जाएंगे। किसके पास चले जाएंगे, राज्य। इसको बोला जाएगा अतिशेष। क्या बोला जाएगा, इन शब्दों के अर्थों को आपको जानना है, वहां पर आपको पता होना चाहिए अतिशेष क्या। अतिशेष का मतलब खजाने में पैसा जो बचा हुआ है उसको अतिशेष, सरप्लस मनी जो है वो राज्य सरकार के पास चली जाएगी। आगे क्या लिखा हुआ है, नगर पालिका का दायित्व, लाइबिलिटीज जो होती है नगर पालिका पर जो भी कर्जे, अब जरूरी थोड़ी कि आपकी नगर पालिका प्लस में ही हो, कई बार कोई नगर पालिका माइनस में भी होती है ना, सारे स्टेप पढ़ने में। तो कर्जे में है या उसकी कुछ जिम्मेदारियां, किसी से लोन ले रखा है, तो वो भी अब किसके पाले में जाएगी, राज्य सरकार। तो ऐसा नहीं कि हमेशा ही आपको सोने की थाली मिलेगी, राज्य सरकार ने नगर पालिका खत्म कर दी, 100 करोड़ आ गए, कई बार 50 करोड़ 100 करोड़ माइनस में भी है, तो वो राज्य सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। तो वो भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी, जिन जिन का पैसा इस नगर पालिका का, जैसे मान लो बैंक से लोन ले रखा है और 100 करोड़ का लोन चल रहा मान लीजिए नगर पालिका का, तो अब वो लोन पूरा कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। तो ये विशेष करके आपको ध्यान रखना है कि नगर पालिका पर जो भी कर्जे या जिम्मेदारियां थी अब उन्हें राज्य सरकार ही संभालेगी। ठीक है, देखिए चौथा स्टेप क्या है इसका, नगर पालिका की जो भी संपत्ति प्रॉपर्टी है, नगर पालिका के पास बहुत प्रॉपर्टी होती है, जैसे नगर पालिका की जमीन होती है जहां पर नगर पालिका की बिल्डिंग बनी हुई है, बहुत सारी और भी जमीनें होती है, वहां बोर्ड लगे हुए होते हैं ये संपत्ति फलानी नगर पालिका की है। तो वो जो भी जमीन है, बिल्डिंगें हैं, गाड़ियां, नगर पालिका में कितने अफसर कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए गाड़ियां आदि सब भी किसके खाते में चली जाएगी, राज्य सरकार का उस पर अधिकार हो जाएगा। और नगर पालिका के राइट्स अधिकार, नगर पालिका के पास जो भी कानूनी राइट्स हैं, पावर थे, वो भी अब किसके पास चले जाएंगे, राज्य सरकार के पास चले जाएंगे। तो देखिए हमने ये पढ़ा अतिशेष और दायित्व। देखिए चार चीजें हैं, है ना, एक तो है अतिशेष, दूसरा क्या, शॉर्ट नोट्स बनाने अपने को, दूसरा है दायित्व हो गया, तीसरा जो हमारा यहाँ पर रहेगा वो संपत्ति हो गया, और चौथा हमारा क्या हो गया, अधिकार यानी राइट्स हो गया। ठीक है, तो ये चार जो हैं, ये जब कोई नगर पालिका, जैसे ये नगर पालिका थी ए, इसको अब आपने स्थान, राज्य सरकार ने अब उसको स्थानीय क्षेत्र घोषित कर दिया, जैसे हमने इसको नाम दे दिया वाई। ठीक है ना, तो ये जब इस नगर पालिका के पास ये चारों चीजें थी, अब किसके पास चली गई है प्यारे विद्यार्थियों, राज्य सरकार के पास चली गई है। ठीक है, ये आपकी उपधारा जो 3 थी, उस 3 के अंदर हमने ये स्टेप एक एक क्लू करके हमने इसको समझा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अब हम पढ़ते हैं जो धारा अध्याय 2 की धारा 3 थी उसकी हम क्या पढ़ेंगे, उपधारा 4। अगर कोई नगर पालिका क्षेत्र ए, यानी इस ए तो हमने नाम दिया उस नगर पालिका का, नगर पालिका क्षेत्र बदल जाता है और वह किसी दूसरे स्थानीय प्राधिकारी, जैसे दूसरी नगर पालिका या नगर परिषद या किसी पंचायत, ग्राम पंचायत के नियंत्रण में आ जाता है, कोई विकास प्राधिकरण के अधीन आ जाता है, तो क्या होता है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले जो उपधारा 3 में क्या पढ़ा कि नगर पालिका को ही समाप्त कर दिया, तो सारी चीजें राज्य सरकार के पास चली गई। अब कह रहे हैं कि उस एक नगर पालिका है, जैसे देखिए ये नगर पालिका है, ठीक है ना, ये नगर पालिका ए है। अब इसको किसी स्थानीय, जब ये नगरपालिका, अगर कोई नगरपालिका बदल जाती है
तो ये किसके पास जाएगी, तो इसको किसी स्थानीय, राज्य सरकार ने उसको किसी स्थानीय प्राधिकारी को सौंप दिया। जाएगी तो राज्य सरकार के पास, लेकिन उसने किसी और संस्था को सौंप दिया। जैसे या तो किसी, जैसे ए नाम की नगर पालिका को सौंप दिया कि भाई साहब आज से बी जो नगर पालिका वो ए को संभालेगी, ठीक है ना। या मान लीजिए कोई नगर परिषद है, फलाने एरिया की सी नामक कोई नगर परिषद है, इसको बोला कि आज से आप नगर पालिका ए को संभालोगे। कोई ग्राम पंचायत है, उसको बोल दिया कि आज से आप ये फलानी नगर पालिका आपके अधीन आ जाएगी, है ना, ये ए नामक नगर पालिका आप संभालोगे। कोई विकास प्राधिकरण है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसको बोल दिया कि आज से नगर पालिका ए आपके पास है, उसको स्थानीय प्राधिकारी कह रहे हैं। बल्कि कुल मिला के राज्य सरकार ने किसी और को पावर दे दी, ये ए नामक नगर पालिका को समाप्त करके इन किन्हीं संस्थाओं को उसको प्रदान कर दी। तो क्या होगा, वही सेम चीज अतिशेष सरप्लस केस, यानी पुरानी नगर पालिका के पास जो भी बचा हुआ सारा पैसा वो नए स्थानीय राज्य सरकार की जगह किसके पास चला जाएगा, जिसके पास ये संस्था जा रही है। यानी ए जो है, पहले वाले में हमने कहा कि विघटित कर दिया तो राज्य सरकार ने अपने पास ले लिया। अब अगले स्टेप में क्या कि समाप्त तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उसको किसी और में तब्दील किया जा रहा है कि आज से फलानी नगर परिषद के अधीन ये नगर पालिका ए रहेगी, या फलानी ग्राम पंचायत के अधीन नगर पालिका ए रहेगी, या मान लीजिए किसी विकास प्राधिकरण के अधीन ये नगर पालिका रहेगी, तो उसको स्थानीय प्राधिकारी कह रहे हैं। तो वही चारों चीजें, जैसे अतिशेष यानी सरप्लस जो पैसा है वो उस स्थानीय प्राधिकारी राज्य सरकार के पास ना जाकर इस स्थानीय प्राधिकारी के पास चला जाएगा। सिंपल सा है वो, कि वही दायित्व है, लाइबिलिटीज जो है, डेब्ट्स जो है, जो पुराने नगर पालिका के जो भी कर्जे पेंडिंग काम थे उनकी सबकी जिम्मेदारी किसके पास चली जाएगी, उस स्थानीय प्राधिकारी जिसको सौंपी जा रही है वो नगर पालिका, जिसके अंडर में दी जा रही है उस स्थानीय प्राधिकारी के पास। तो फायदा हो रहा तो नुकसान भी आपको लेना पड़ेगा। और नगर पालिका की जो भी संपत्ति है, यानी उसकी जो भी जमीन है, ऑफिस है, ठीक है ना, अन्य जो भी सामान, टेबल, जग, पेन, कॉपी तक, ये सारे के सारे उस दूसरी स्थानीय जिसके अधीन क्या उस स्थानीय प्राधिकारी के पास चली जाएगी, ठीक है। और चौथी बात इसमें, वो नगर पालिका के जो अधिकार है कानून, वो सारे के सारे उस जिसके अधीन जा रहे हैं उस नए प्राधिकारी के पास चले जाएंगे। बहुत ही आसान सा है। अब देखिए, हमने एक टेबल आपको समझाकर एक तुलनात्मक की धारा, उपधारा 3 और उपधारा 4, ये दोनों सेम ही बात कहते हैं, लेकिन मेजर डिफरेंस से वो अंतर क्या है, तो उसका तुलनात्मक हम अध्ययन करते हैं ताकि आपको उपधारा 3 और उपधारा 4 का मेजर जो माइनर डिफरेंस है वो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे हमने कहा कि कोई नगर पालिका जो है क्षेत्र वाई में बदल दिया, यानी उसको नगर पालिका से हटा दिया, उसको सामान्य कर दिया, यानी नगर पालिका से क्षेत्र बना दिया, स्थानीय क्षेत्र वाई कर दिया, उसको सामान्य कर दिया, तो वो कहाँ निहित हो जाएगी, राज्य सरकार में। यानी नगर पालिका को विघटन कर दिया, नगर पालिका का क्या कर दिया, विघटन कर दिया, तो वो राज्य सरकार के पास चली जाएगी। लेकिन साथ ही साथ ये देखें कि उपधारा 4 है, उसमें कहते हैं कि क्षेत्र वाई किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन कर दिया, समाप्त नहीं किया, लेकिन किसी के क्या कर दिया, अधीन कर दिया। तो ये इसकी सारी पावर किसके पास चली जाएगी, जिसके अधीन किया उस स्थानीय प्राधिकारी के पास चली जाएगी। तो इसकी स्थिति, इसकी पावर कहाँ किस में निहित होगी, ट्रांसफर किस में होगी, विघटित कर दिया तो राज्य सरकार में, विघटित नहीं किया उसको जिंदा रखा लेकिन किसी के अधीन लाकर खड़ा कर दिया तो जिसके अधीन लाए उस स्थानीय प्राधिकारी के पास वो चली जाएगी। ठीक है, चलिए, तो हमने धारा 3 की 8 उपधाराओं में से उपधारा 1, उपधारा 2, उपधारा 3 और उपधारा 4 को हमने डिटेल से एक एक क्लू को हमने समझा। अब आगे हम बात करते हैं उपधारा 5। जब नगर पालिका ए, देखिए ये आ गई नगर पालिका ए का एक स्थानिक क्षेत्र वाई अपवर्जित कर नगर पालिका बी में मिला दिया जाता, तो स्थानिक क्षेत्र वाई के हिस्से का दायित्व या संपत्ति राज्य सरकार नगरपालिका ए व बी से परामर्श कर अधिसूचना द्वारा नगरपालिका बी को सौंपेगी। बहुत ही आसान सा है। देखिए, ये नगरपालिका बी, इस एक्ट को बहुत ध्यान से समझना है। नगरपालिका ए, नगरपालिका बी। अब देखो, एक एक लाइन को आपको तोड़ना है। जब नगरपालिका ए, ये रही नगरपालिका ए का एक स्थानिक क्षेत्र वाई, यानी मैंने ये इसका एक छोटा सा एरिया स्थानिक क्षेत्र, यानी इसको वाई, एक छोटा सा एरिया स्थानिक क्षेत्र वाई अपवर्जित, यानी इसको यहां से हटा दिया कि भाई आज से ये नगरपालिका ए का हिस्सा नहीं है, अपवर्जित कर दिया, यानी यहां से दूर कर दिया। और इसको किस में मिला दिया, नगरपालिका बी में। तो एलओजी यहां से दूर करके आपने अब किस में समाहित कर दिया, नगरपालिका बी में। तो ये एरिया अब किस में चला गया, ये इस ए का इतना सा हिस्सा अब किस में आ गया, बी में। तो अब बी में मिला दिया जाए तो स्थानिक क्षेत्र वाई, अब ये जो वाई का जो हिस्सा है
वाई के हिस्से के अंदर जो भी इस यहाँ पर जो भी मेंबर्स थे, इनके जो भी दायित्व थे, जनता ने इनको जो चुनकर भेजा, जनता के जो भी काम है, दायित्व है, यहाँ पर जो संपत्ति है, ऑफिस बना हुआ, जो भी नगर पालिका एक की यहाँ पर जो भी संपत्ति थी, तो दायित्व संपत्ति राज्य सरकार। बस आपको सबसे मेन जो सवाल पूछा जाएगा, ये कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, नगर राज्य सरकार, नगर पालिका ए और बी, यानी इससे और इससे दोनों से क्या करेगी? परामर्श करेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि परामर्श करके फिर एक अधिसूचना राज्य सरकार परामर्श करके क्या जारी करेगी? नोटिफिकेशन जारी करेगी, यानी अधिसूचना द्वारा नगरपालिका बी को सौंपेगी। डाला तो बी में ही है भाई, ए का कुछ हिस्सा किसमें इंक्लूडिंग कर दिया? बी में कर दिया, ठीक है। लेकिन जो हिस्सा बी में किया गया तो उसमें जो भी पैसा संपत्ति है, अब वो दोनों में से किसके पास रहेगी? भी चला तो बी में चला गया, लेकिन कोई संपत्ति है तो वो किसके पास रहेगी? तो फिर वो संपत्ति देने की पावर किसके पास है? राज्य सरकार के पास। और वो देगी बी को, क्योंकि देखो ये हिस्सा बी को ही मिला तो नेचुरल है, फिर वो तो संपत्ति बी के पास ही होनी चाहिए। बी को जिम्मेदारी दी है कि इतने लोगों का एरिया अब आपके पास रहेगा, तो फिर ए कैसे रखेगा संपत्ति? लेकिन ए और बी से परामर्श करने के बाद ही राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके कर सकते। डायरेक्ट राज्य सरकार को पावर नहीं है, ताकि ये अपनी समस्याएं बता सके, ये भी अपनी समस्या बता सके, ये भी अपनी समस्या बता सके, ताकि आगे जाकर किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। कहते हैं ना एनओसी लेना, इस ऐसे परामर्श करने के बाद एनओसी ले कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि अब आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, ये सारी जो संपत्ति आप इनको ट्रांसफर कर दीजिए लीगली, जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट होते हैं उस हिसाब से। तो ये ध्यान रहे, ए का कुछ हिस्सा अगर बी में मिलाया जाता तो उस हिस्से की जो भी संपत्ति है वो संपत्ति राज्य सरकार बी को तभी प्रदान की जाएगी जब ए और बी से परामर्श करेगी। मान लीजिए बी लेना ही नहीं चाहता, आप जबरदस्ती दे रहे हो, तो फिर ये जो एरिया के लोगों को इधर मिला रहे हो, इनको फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो पहले सरकार परामर्श करेगी, सरकार को लगता है कि उचित है, विवाद ना हो, तो ही वो सरकार इसमें इंक्लूडिंग कर सकती है, अन्यथा सरकार ऐसा नहीं करती। फिर लोग विरोध करते हैं, सड़कों पे आते हैं, राजनीति आप जानते हैं हिंदुस्तान की कितनी चमकने लग जाती है। तो पहले इसलिए सरकार को बोला कि एरिया इधर से उधर करो, तो आप पहले परामर्श कर लीजिए ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो नगरपालिका ए व बी से परामर्श कर अधिसूचना द्वारा ही नगरपालिका बी को सौंप सकेगी, है ना। डायरेक्ट सौंपेगी ऐसा लिखा हुआ नहीं है, सौंप सकेगी, ठीक है ना। चलिए तो देखो एक कैलकुलेशन निकालिए कि ए में से आपने वाई निकाल दिया, यानी ए में से वाई निकालेगी, ये देखो वाई है ना। तो फिर ये वाई कहां कर दिया? बी के अंदर क्या जोड़ दिया? वाई। वाई का मतलब है स्थानीय क्षेत्र, क्या है? स्थानीय क्षेत्र, ये है वाई, है ना। तो इसके जो भी, यानी ये मैं वाई कर देता हूं इसको, वाई के हिस्से की संपत्ति जो दायित्व है वो सब किसके पास चले जाएंगे? बी के पास चले जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए उपधारा 6, धारा 5 हो गई। अब हम बात करते हैं उपधारा 6, जिसमें आवास गृह यानी देखिए आप यूं देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये कोई एक नगर पालिका है, ये ए, ये भी कोई नगर पालिका है, ये बी। अब ये कोई बीच का एक एरिया है, इसमें इन चारों में से कोई एक एरिया बीच में सेट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई एक ढाणी आ गई बीच में, आवास गृह है ना, लोग यहाँ पर रहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि किसी घर का जो आगे का जो चौक होता है वो किसी और नगर पालिका में जा रहा है। जैसे ये घर का ये चौक है, ये तो जा रहा है इस नगर पालिका में, और घर के 2 कमरे जा रहे हैं इस तरफ, ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पर क्या है कि कोई आवास गृह है बीच में, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, यानी या फिर फैक्ट्री लगी हुई है कोई ना कोई। अब वो फैक्ट्री किसके पास रहेगी? यहाँ पर फैक्ट्री से जो माल बिक रहा है उससे जो टैक्स आएगा वो ए लेगी या बी लेगी? बीच में एरिया आ गया, है ना। भंडार गृह है ना, जिससे अपन यूं कह सकते हैं भंडार गृह, है ना, भंडार गृह है ना। वेयर हाउसेज, है ना, कारोबार या उद्यम, कोई बिजनेस उद्योग लगा हुआ है यहाँ पर बीच में कोई, है ना, जिससे माल को यहाँ से बनाकर तैयार करके बेचा। जैसे विनिर्माण में माल तैयार किया जा रहा है, यहाँ पर उद्योग है जिसमें माल को बेचा जा रहा है, विक्रय किया जा रहा है, उद्यम का कोई स्थान है ना। तो यहाँ पर उद्योग जगत का कोई स्थान है, कोई ऐसी जमीन पड़ी है जहाँ पर बड़ी इंडस्ट्रियाँ डेवलप होगी। अगर ये चीजें 2 नगरपालिकाओं के बीच में है तो प्रॉब्लम ये आती कि ये हिस्सा किसकी तरफ रहेगा? ए की तरफ रहेगा, बी की तरफ? ये जो भी काम करेगी ये कौन करेगी? राज्य सरकार। कौन करेगी प्यारे विद्यार्थियों? राज्य सरकार करेगी। कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निकट के नगरपालिका में सम्मिलित कर देगी कि ये एरिया किस में शामिल, ज्यादा निकट किसके हैं, ए के हैं या बी के। कई बार क्या होता है कि दोनों, अब आप बोल दो सर दोनों के निकट है, फिर क्या कर लोगे? तो इस एरिया को बांट दिया जाएगा। जैसे मैं थोड़ा सा
अलग कलर ले देता हूं ताकि आपको थोड़ा और आसानी से समझ। जैसे मान लीजिए ये बीच में बांट दिया, अब बोल दिया कि इतना सा हिस्सा है ये नगर पालिका ए में जाएगा, इतना सा हिस्सा है जो नगर पालिका बी में जाएगा। यानी ये एक कोई मान लीजिए फैक्ट्रियों का निर्माण हो रहा, तो मान लीजिए यहाँ पर 5 फैक्ट्रियां हैं, तो मान लीजिए इधर कह दिया कि साहब 3 फैक्ट्री इधर रहेगी, 2 फैक्ट्री इधर रहेगी। तो ये जो भी सरकार चाहे तो इसको 50% और 50% इस हिस्से को, इस एरिया को इधर को भी दे सकती, इधर भी सरकार चाहे तो पूरे के 100% को भी बी को दे सकती है, पूरा 100% ए को दे सकती है। लेकिन देगी कौन? राज्य सरकार, निकट के द्वारा। अब निकट दोनों में से निकट किसके पास है वो सरकार का एस्टिमेट रहेगा। तो ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 2 नगर पालिकाओं के बीच में कोई ढाणी, कोई छोटा सा गांव, कोई आवास गृह है, कोई कॉलोनी है, कोई फैक्ट्रियां लगी हुई है निर्माण के लिए, कोई भंडार गृह जहाँ वेयर हाउस जहाँ माल इकट्ठा होता है यानी गोदाम है, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है कि एक बड़ा कारखाना यानी एक फैक्ट्री या गोदाम शहर की सीमा से थोड़ा सा बाहर है, यानी ये नगर पालिका है, इसकी ये देखो 2 नगर पालिका है, यानी ये शहर की सीमा से थोड़ा सा क्या है, बाहर है, ठीक है ना। और राज्य सरकार, देखिए साफ भाषा में, राज्य सरकार को अगर लगता है कि उस जगह को नगर पालिका की सुविधाओं, क्योंकि अब यहाँ पर फैक्ट्रियां लगी हुई है गांव में बीच में, अब यहाँ पर भी तो देखो अगर फैक्ट्री लगी हुई है जितना अच्छी वहाँ सुविधा होगी तो उतनी और वहाँ पर फैक्ट्रियाँ आएगी। अगर ज़मीन पड़ी है तो वहाँ पर क्या होनी चाहिए, लाइटें लगनी चाहिए, ठीक है ना, और साफ सफाई रहनी चाहिए। तो उसके लिए नगर पालिका अपने कर्मचारी लगाएगी। तो अगर सरकार को लगता है कि वहाँ सड़क, रोशनी, पानी की अगर ज़रूरत है तो वहाँ से, और अब देखिए जितना अच्छी यहाँ पर सुविधा होगी, यहाँ पर अच्छा माल, फैक्ट्रियाँ बनेगी, सब कुछ बनेंगी, लोग रहेंगे, तो जितना माल का उत्पादन होगा गवर्नमेंट को उतना ही ज़्यादा क्या मिलेगा, टैक्स मिलेगा। तो वहाँ से टैक्स वसूलना उचित है। तो सरकार एक नोटिस निकाल कर उस शहर को नगर पालिका का हिस्सा घोषित कर देगी कि ये फलाना जो एरिया है ये ए नामक नगर पालिका के अधीन जाएगा या बी के पास जाएगा, या इस एरिया का इतना सा हिस्सा ए में जाएगा या बी में जाएगा। क्योंकि सरकार को लगता है कि अगर उस एरिया में रोशनी की व्यवस्था, हम लाइटों की व्यवस्था कर दे, पानी की अगर व्यवस्था कर दे, साफ सफाई की हम व्यवस्था कर दे, तो वहाँ और लोग आएंगे, रहेंगे, तो अच्छा रहेगा। जितना माल का मैन्युफैक्चर होगा उतना ही ज़्यादा माल निर्यात होगा, फिर हमें टैक्स मिलेगा, तो हमारी आय में होगा। तो सरकार नोटिस जारी करके बोल दी कि एरिया फलानी नगर पालिका के पास है। फिर वो नगर पालिका का काम ये लाइटें लगाना, उसके अलावा पानी की व्यवस्था करना, उसके अलावा साफ सफाई की व्यवस्था करना, ये सरकार ऐसा कर सकती है। एक एग्जाम्पल देकर आपको समझा। लेकिन काम कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। ये उपधारा 6 के अंदर क्या है, उल्लेखित है। अब देखिए उपधारा 7 बहुत ही छोटा सा आसान है। कोई भी स्थानीय क्षेत्र यानी एक्स या वाई हम कुछ कह सकते हैं जो नगर पालिका ए में मिला दिया, यानी ये कोई एरिया है जो जिसको जैसे यहाँ एक्स उदाहरण लिखा हुआ, तो एक्स, और ये नगर पालिका है, मान लीजिए ये क्या है, नगर पालिका। अब ये स्थानीय क्षेत्र है, मैं इसको इस प्रकार से बना देता हूँ ताकि आपको बार बार इस मैप को समझने में आसानी रहेगी कि स्थानीय क्षेत्र क्या है। इस स्थानीय क्षेत्र जो x है, अब देखिए इसको किस में मिला दिया, ए नामक नगर पालिका में मिला दिया जाए और उस पर वे समस्त नियम, आदेश, अधिसूचना इत्यादि लागू होंगे जो नगर पालिका के लिए। अगर ये एरिया जो स्थानीय क्षेत्र का है उसे नगर पालिका ए में मिला दिया, तो अब ये पहले तो नगर पालिका के अधीन ही था। अब नगर पालिका के लिए जो भी नियम बन रहे हैं, जो भी सरकार अधिसूचना जारी कर रही है, जो भी ऑर्डर जारी हो रहे हैं, वो इस एरिया पर भी लागू होंगे, क्योंकि अब ये नगर पालिका बन गया है। और ये जो होगा ये कहाँ लिखा हुआ है, उपधारा 7 में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है, उपधारा 7 में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही आसान सा है कि अगर कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका के अंदर इंक्लूडिंग कर दिया तो उस क्षेत्र पर भी उस नगर पालिका के नियम, आदेश लागू होंगे और सरकार की अधिसूचनाएं उस एरिया पर भी लागू होंगे जो इस नगर पालिका के लिए जारी की जाएगी। देखिएगा इसमें लास्ट जो धारा हमारी जो 3 है, अध्याय 2 की धारा 3, उसकी उपधारा 8, उसकी उपधारा कौन सी है, 8। बहुत ही आसान सा, जब किसी ग्राम को, यानी ग्राम को जैसे हमने उदाहरण दिया जेड, मान लीजिए ये कोई एक गांव है जिसका हमने नाम दे दिया जेड, को नगर पालिका बना दिया। अब इस गांव को हमने क्या कर दिया कि आज से आप जेड नहीं है, अब आज से आप ए नामक क्या बन गए, नगर पालिका बन गए, है ना। मिला दिया जाए तो क्या होगा, पहली बात वो गांव नहीं रहेगा, अब क्या बन गया, शहर बन गया, नगर पालिका बन गया। और पंचायत का कार्य आज से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और
इसके जो ग्राम पंचायत के, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ग्राम, जैसे देखिए ये जो ग्राम पंचायत है, मान लीजिए ये एक ग्राम पंचायत है और इसको आज से आपने क्या बना दिया, नगर पालिका बना दिया। क्या बना दिया, नगर पालिका बना दिया। अब जब ग्राम पंचायत को आपने नगर पालिका बना दिया तो अब इस ग्राम पंचायत में एक कौन होगा, सरपंच होगा, ठीक है ना, एक क्या होगा, उप सरपंच होगा, और एक कौन होंगे इसमें, वार्ड पंच होंगे। तो सरपंच क्या बन जाएगा, नगर पालिका का अध्यक्ष बन जाएगा, उप सरपंच नगर पालिका का उपाध्यक्ष बन जाएगा, वार्ड पंच नगर पालिका के सदस्य बन जाएंगे। ये ध्यान रखना। तो एक तो देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरपंच, उप सरपंच, सदस्य सभी नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य होंगे यदि ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाया। यदि ग्राम पंचायत को बनाया तो कई बार क्या होता है कि एक ग्राम पंचायत में 3 गांव 4 गांव होते हैं, तो केवल एक गांव को ही नगर पालिका बना दिया। कई बार पूरी ग्राम पंचायत जिसमें 4 गांव आ रहे हैं उनको सबको मिलाकर ग्राम, तो पूरी ग्राम पंचायत को बनाया तब तो ये चेंजमेंट होगा। ऊपर वाले में क्या लिखा है कि पंचायत, देखिए सरपंच, उप सरपंच, सदस्य नगर पालिका के सदस्य होंगे सम्मिलित करने पर, है ना। तो अब देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर केवल ग्राम को ही बनाया, केवल मान लीजिए ग्राम को ही बनाया, अब ये फलाना गांव है, उदाहरण के तौर पर आप समझना कि ये बहुत एक गांव है, ये देखो ये ऐसे थोड़ा सा इसको थोड़ा टेक्निकल समझते हैं, ये पूरा गांव है। अब जैसे इसमें एक ये मान लीजिए एक्स नामक गांव है, वाई नामक गांव है, ये जेड नामक गांव है, इन सब को मिलाकर ग्राम पंचायत बनी हुई है। अब उदाहरण के तौर पर कि ये वाई नामक जो गांव है इसको आपने नगर पालिका बना दिया, यहां पर मान लीजिए कोई वार्ड मेंबर है, वो सरपंच बैठा है, तो अब ये सरपंच है तो पूरी ग्राम पंचायत का, लेकिन अब इस जिस जगह ये रह रहा वो एरिया किस में चला गया, नगर पालिका में, तो अब वो सरपंच भी क्या बन जाएगा, नगर पालिका का सदस्य बन जाएगा। केवल गांव ही तो है, ग्राम पंचायत को थोड़ी बदल रहे हैं, ग्राम पंचायत को तब्दील कर रहे हैं, तब तो ये सीधा सीधा आसान है, लेकिन थोड़ा सा टफ यहाँ पर है कि यहाँ पर ये केवल गांव को निकाल रहे हैं। अब इस गांव से मान लीजिए सरपंच बना हुआ है, उप सरपंच बना हुआ है, मान लो सरपंच उप सरपंच इसे एक ही गांव से हैं, 3 गांवों को मिलाकर ग्राम पंचायत है, और एक ही गांव से मान लीजिए सरपंच है, उप सरपंच है, मान लीजिए 2-3 वार्ड पंच है, तो अब मान लीजिए ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, नगर पालिका के सदस्य बनेंगे, नगर पालिका का अध्यक्ष नहीं बनेंगे, केवल क्या बनेंगे, सदस्य बनेंगे। पूरी ग्राम पंचायत अगर चेंज हो रही है तो ग्राम पंचायत का सरपंच नगर पालिका का अध्यक्ष, ग्राम पंचायत का उप सरपंच नगर पालिका का उपाध्यक्ष, और ग्राम पंचायत की वार्ड पंच नगर पालिका के सदस्य कहलाएंगे। तो देख लीजिए इसको, ये हमने पॉइंट्स देख लिए। अगला देखिए, इस ग्राम पंचायत की जो भी संपत्ति दायित्व है ना, आस्तियां मतलब वही जो संपत्ति है, संपत्ति को आस्तियां कहते हैं, तो ये नगर पालिका ए में सम्मिलित हो जाएगी, सब नगर पालिका में क्या हो जाएगी, सम्मिलित हो जाएगी। और इस क्षेत्र में नगर पालिका ए विधि पूर्वक कर अधिरोपित, अब जो ये एरिया, जो ये ग्रामीण एरिया था, ग्राम पंचायत अब नगर पालिका बन गई, तो वहां के लोगों से अब ये क्या वसूलेगी, टैक्स वसूलेगी। क्या वसूलेगी, टैक्स, विधि पूर्वक उनको कर अधिरोपित, अधिरोपित यानी लगाना, अधिरोपित का मतलब है कर का क्या है, लगाना, अधिरोपित कर सकेगी। और राजस्थान, देखिए अगर ये ग्राम पंचायत है तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत वहां पर चुनाव होते हैं, ठीक है ना। और अगर जैसे ही ये नगर पालिका बन गई, जैसे ये क्या बन गई, नगर पालिका बन गई, तो यहाँ पर राजस्थान नगर पालिका 2009 के तहत क्या होंगे, चुनाव। तो जब ग्राम पंचायत है तब तो राजस्थान 73वें संविधान संशोधन के अनुसार राजस्थान में जो कानून बना हो, राजस्थान जो पंचायती राज अधिनियम 1994 का 23 अप्रैल 1994 को जो लागू हुआ उसके तहत चुनाव होते हैं। और अगर नगर पालिका है जो 15 सितंबर 2009 को राजस्थान में लागू हुआ उसके तहत क्या होंगे, चुनाव। तो देखिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में लागू नहीं रहेगा वहां पर, क्योंकि अब वो नगर पालिका में आ गया, जबकि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम या तो 1959, अभी शुरुआत में मैंने बताया कि पुराना कानून तो 1959 का, नया किसका 2009, या तो 1959 या राजस्थान नगर पालिका 2009 लागू होगा। तो अब तो 2009 ही लागू रहता है, क्योंकि अब सरकार जब नया एक्ट बना चुकी है तो पुराने को क्यों लागू करेगी, तो 2009 वहां पर क्या होगा, लागू होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की हमारी जो ये कक्षा थी, इस कक्षा के अंतर्गत हमने अध्याय 2 के अंदर
जो धारा 3 है उस धारा 3 के एक एक क्लू को हमने विस्तार से पूरा का पूरा समझा है। अगली क्लास में हम धारा 4, 5 इस अध्याय 2 जो है इसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जो अध्याय नंबर 2 है प्यारे विद्यार्थियों बहुत बड़ा है, धारा 3 से लेकर 50 तक है, फिर उसके बाद अध्याय छोटे छोटे होते हैं, लेकिन एक एक अध्याय में एक एक धारा को बहुत खोल खोल कर आपको पूरा समझाएंगे ताकि इस में से जो बीच में से जो क्वेश्चंस निकल कर आते हैं वो आप आसानी से कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।